तो आज हम मीडिया टेक की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी अमाजी मीडिया लैब्स के आईपीओ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस कंपनी की कहानी में आखिर ऐसा क्या खास है। कभी सोचा है कि जब ओलंपिक्स या ऑस्कर्स जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो वो एक ही समय पर दुनिया भर के करोड़ों स्क्रीन्स पर लाइव कैसे पहुंच जाते हैं। हम सबने ये इवेंट्स तो देखे हैं, पर इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है ना, वो कमाल की है। और यही सवाल हमें आज की कहानी के सेंटर में ले जाता है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब है अम्माजी। 2008 में बेंगलुरु में शुरू हुई ये कंपनी पर्दे के पीछे का वो सारा काम करती है। मतलब कंटेंट बनाने से लेकर उसे दुनिया भर में पहुंचाने और फिर उससे पैसे कमाने तक सब कुछ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आईपीओ आखिर होता क्या है। सीधी भाषा में जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है जिससे वो पब्लिक मार्केट से पैसा उठा सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अमाजी आखिर करती क्या है और क्यों बहुत से लोग इसे टीवी का भविष्य कह रहे हैं। देखिए, पहले के जमाने में टीवी ब्रॉडकास्ट का मतलब था महंगे महंगे सैटेलाइट और बड़े बड़े हार्डवेयर। अमाजी ने इस पूरे खेल को ही बदल दिया है अपने क्लाउड बेस्ड सास मॉडल से। सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसकी वजह से सब कुछ सस्ता, ज्यादा फ्लेक्सिबल और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाने लायक हो गया है। अमागी के पास असल में 3 बड़े हथियार हैं। पहला है क्लाउड पोर्ट, जो क्लाउड पर ही चैनल चला देता है। दूसरा है प्लानर, जो ये तय करता है कि कौन सा शो कब दिखाना है। और तीसरा है थंडरस्टॉर्म, जो एकदम सही टाइम पर सही ऐड दिखाता है। ये तीनों मिलकर अमागी को एक वन स्टॉप शॉप जैसा बना देते हैं। और इसका असर देखिए साफ दिखता है। अमागी आज 100 से भी ज्यादा देशों में 700 से ज्यादा कंटेंट ब्रांड्स को अपनी सर्विस दे रही है। ये नंबर दिखाता है कि दुनिया भर की कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करने लगी हैं। बिजनेस मॉडल तो बड़ा मजेदार लग रहा है, पर क्या कंपनी पैसा भी बना रही है? चलिए अब जरा अमागी के फाइनेंस पर एक नजर डालते हैं। ये जो नंबर्स है ना, ये कंपनी की हाल की पूरी कहानी बयां करते हैं। यहाँ 2 चीज़ों पर खास ध्यान देना है। एक तो है कंपनी की टोटल इनकम यानी रेवेन्यू, और दूसरा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बचा। तो यहाँ सबसे पहली और अच्छी खबर ये है कि कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हर साल रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर ही जाता गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। 31 मार्च 2025 को जब पिछला फिस्कल ईयर खत्म हुआ तो कंपनी ने करीब 69 करोड़ का बड़ा घाटा दिखाया। अब देखिए, ये दिखाता है कि जब कोई कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करती है तो उसमें खर्चा भी बहुत होता है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस बड़े नुकसान के ठीक बाद 30 सितंबर 2025 को खत्म हुए 6 महीनों में कंपनी ने 6.47 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये जो हाल ही में प्रॉफिट में आना है ना, यही इस आईपीओ की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो सवाल उठता है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा, कंपनी उसका करेगी क्या? तो देखिए, पैसा मुख्य रूप से 2 जगहों पर जाने वाला है। करीब 550 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने में लगेंगे, और बाकी का पैसा भविष्य में किसी कंपनी को खरीदने या दूसरी कॉर्पोरेट जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं? मतलब तारीखें क्या हैं, कितना पैसा लगाना होगा? चलिए इन सब जरूरी बातों को फटाफट समझ लेते हैं। ये है वो तारीखें जिन्हें याद रखना जरूरी है। आईपीओ 13 जनवरी को खुलेगा और 16 जनवरी को बंद हो जाएगा। फिर 19 जनवरी को शेयर्स अलॉट होंगे और उम्मीद है कि 21 जनवरी 2026 को ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। तो प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये प्रति शेयर रखा गया है और एक लॉट में 41 शेयर हैं। इसका मतलब है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 14,801 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये आईपीओ कुल मिलाकर करीब 1789 करोड़ रुपए का है। अब इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फ्रेश इशू, जो 816 करोड़ का है। ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। दूसरा है ऑफर फॉर सेल, जो 973 करोड़ का है। इसमें पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, तो ये पैसा उनकी जेब में जाएगा, कंपनी के पास नहीं। अब देखते हैं कि ये शेयर्स मिलेंगे किसको। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 75% QIBs के लिए रिजर्व्ड है,
जो कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। वहीं हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% हिस्सा ही रखा गया है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स इस आईपीओ के बारे में क्या सोच रहे हैं और इसमें क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं। मार्केट एनालिस्ट दिलीप तावड़ा की ये बात इस पूरी इन्वेस्टमेंट की कहानी को एक लाइन में बता देती है। वो कहते हैं कि ये एक लंबी अवधि की कहानी है और ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वैल्यूएशन का सवाल। क्या ये आईपीओ महंगा है? इसको समझने का एक तरीका होता है पीई रेशियो, मतलब कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए निवेशक कितने रुपए देने को तैयार हैं। अब FY25 में तो कंपनी लॉस में थी, तो पीई नेगेटिव था, लेकिन अगर हम FY26 के मुनाफे का अंदाजा लगाकर भी देखें तो पीई रेशियो 600 के भी पार चला जाता है। ये सच में बहुत बहुत ऊंचा है और यही निवेशकों के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। अगर हम देखें कि बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, तो 11 में से 7 ब्रोकर्स ने तो सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल हैं या फिर इससे दूर रहने को कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि मार्केट में इसको लेकर राय बंटी हुई है। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या अमागी की ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाकई मीडिया का भविष्य है जो इतनी ऊंची कीमत को सही ठहराती है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कंपनी का वैल्यूएशन उसके मुनाफे से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।